हेलो एवरीवन। आज था हमारा रोहिलखंड का केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर। बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, लेकिन पेपर उतना ही ज़्यादा इजी आया था। मैंने कई बच्चों से बात की, अपने स्टूडेंट से पूछा, उनसे रिव्यूज़ मांगे, तो उन्होंने पेपर को इजी लेवल से मीडियम लेवल तक बताया। कुछ बच्चों ने बहुत इजी बोला, कुछ बच्चों ने मीडियम बोला, तो हार्ड तो पेपर बिल्कुल भी नहीं था। तो ये आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपर की थोड़ी सी एनालिसिस करके दिखाऊंगी, जो आगे आने वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी कि पेपर किस हिसाब से आया था और हमने आंसर किस हिसाब से लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पेपर। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से आता है। और ये बात ध्यान रखना कि जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आता है, तो आपको इंग्लिश से घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने पेपर पैटर्न वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो पहला सेक्शन होगा, सेक्शन ए या खंड आ होगा, वो होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का। तो वेरी शॉर्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आया था। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट की, उसमें से आए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं। मैं बहुत खुश हुई इस बात से कि बच्चों को मेरी वीडियो ने हेल्प की। आपको कुछ रिव्यूज़ भी दिखाऊंगी जो बच्चों ने मेरे को दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम किस तरीके से आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में फ़र्क दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, सिंपल सी इसका चीज़ है कि जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अगर दो एटम के बीच, मतलब कोई मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना है ना, ए और बी मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है, तब वो बॉन्ड कैसा बन रहा होगा, मतलब उन ए और बी के बीच जो बॉन्ड बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क नहीं है तो वो बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ फॉर अ कोरस बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ क्लास ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़। ये क्वेश्चन था हमारे मैथ्स वाले चैप्टर से। मैथ्स वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन फैक्टोरियल वाले पार्ट से है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको एंड में जोड़ दूंगी वीडियो में कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, उसकी फ़िक्र मत करो, पूरा सॉल्यूशन दूंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रिएक्टिव इंटरमीडिएट से। मैंने आपको बोला था कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ज़रूर पढ़कर जाना, ये कई बार पूछे जाते हैं। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट से आया था कार्बीन्स का क्वेश्चन। अब जो हमारे कार्बीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन, जब कार्बन पर दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तब हम उसे कहते हैं कार्बीन। कोई भी न्यूट्रल कार्बन, ठीक है, कोई भी तरीके का चार्ज नहीं होता है, क्योंकि चार्ज होता है तो जैसे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर तो हम उसे कार्बोकैटाइन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन आयन कहते हैं। लेकिन कार्बीन में कार्बन पर कोई चार्ज नहीं होता है, बस जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कार्बीन थी उसके बारे में पूछा था, और उसकी जो दो तरह होती हैं, मतलब ये जो दो तरीके का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, उसके बारे में पूछा था। देन हमारा नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आया था कंप्यूटर वाले चैप्टर से। कंप्यूटर वाले चैप्टर से MICR आया था, OCR और OMR आया था। तो आपको सिंपल सा क्या करना था, इनकी फुल फॉर्म्स लिखनी थी और इनका जो मेन फंक्शन होता है उसके बारे में लिखना था। उसके बाद आता है होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के बारे में। अच्छा, ये जो MICR, OCR और OMR वाला क्वेश्चन है, इसकी भी मैं आपको फुल फॉर्म्स और यूजेस वीडियो के एंड में सॉल्यूशन की तरह जोड़ दूंगी, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन का, जिसमें हमें एग्जाम्पल भी देने थे। तो इस पर तो मैंने आपको पूरी वीडियो भी बनाई थी कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, किस तरीके से क्लीवेज होता है बॉन्ड के बीच में। ठीक है, देन इसके बाद ये था हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए के बाद आया हमारा सेक्शन बी। तो पेपर पैटर्न में मैंने बताया था सेक्शन बी हमारा होगा शॉर्ट आंसर का। शॉर्ट आंसर जिसमें हमें कोई 2 क्वेश्चन करने थे, और हर जो आंसर है, मतलब दोनों ही आंसर 7.5 मार्क्स का था ईच। तो पहला क्वेश्चन आया था RS कॉन्फ़िगरेशन पर और EZ कॉन्फ़िगरेशन पर। मैंने आपको ज़रूर बोला था इंपॉर्टेंट वाली वीडियो में कि आपको RS कॉन्फ़िगरेशन भी करना है, EZ कॉन्फ़िगरेशन भी करना है। तो अब देखो, इस पेपर पे जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत देना, बच्चे का पेपर है। तो देखो, फर्स्ट वाले में देखो, RS वाले में देखो, अब कार्बन पर 4 डिफरेंट टाइप के एटम्स लगे हैं, ठीक है। इसी तरीके में हम R और S निकाल सकते हैं। अब R और S निकालने का तरीका क्या होता है कि ये जो 4 एटम लगे हुए हैं उनकी हम नंबरिंग करते हैं उनके एटॉमिक वेट के, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ठीक है, अच्छा ऐसा करूँगी मैं, इसका भी सॉल्यूशन ना अभी आपको पीछे कॉपी पेन पे करके दिखाऊंगी।
ठीक, वो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। ये रहा ईजेड वाला, ईजेड पे भी मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, शॉर्ट का जो भी था। शॉर्ट में 6 क्वेश्चन तो ज़रूर बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा शॉर्ट में, वो था एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ इज़ लेस दैन क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको ज़रूर करके जानी है। तो जो हमारा फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों होती है क्लोरीन से, ये पूछा गया है। और देखो ये आ गया रखा हुआ क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस ज़रूर याद करना या कंपैरिजन ज़रूर पढ़कर जाना। तो वो आया है क्वेश्चन, उस पर आया है। फजांस रूल आया है, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि फजांस रूल पढ़ के जाना। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ये सब पढ़ के जाना। देन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा इंक्लूजन कंपाउंड्स, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स और डाइपोल मूवमेंट पे हमें शॉर्ट नोट्स लिखने थे। मतलब ये पूरा 8th क्वेश्चन पूरा एक क्वेश्चन बनाएगा। इन तीनों को आप एक्सप्लेन करोगे तब आपको 7.5 मार्क्स मिलेंगे। तो हमें शॉर्ट में 3 क्वेश्चंस दिए थे और हमें करने थे कोई से 2 अटेम्प्ट। अब ये है हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है उसमें हमें करने हैं 3 अटेम्प्ट, मतलब चॉइस दी हुई है, ए और बी में से कोई सा एक कर सकते हैं। तो 3 इसी तरीके से हमें अटैम्प्ट करने थे। अब देखो पहला ही रखा हुआ क्वेश्चन आ गया हाइब्रिडाइजेशन का। मैंने आपको बोला था हाइब्रिडाइजेशन को मैंने लॉन्ग में कैटेगरी में रखा था कि लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं उसे एग्जाम्पल के साथ समझाइए। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। तो मैंने आपको बोला था कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो टाइप्स हैं उनको ज़रूर पढ़कर जाना। वहाँ से आया है ये क्वेश्चन। और बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। SN1 और SN2 सबको पता होता है कि किस तरीके से SN1 रिएक्शन होती है और किस तरीके से SN2 रिएक्शन होती है। देन जो हमारा लास्ट पार्ट था ये, मतलब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था लॉन्ग के लिए, वो था SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। ये तो हमने 11th-12th में भी पढ़ा है, ये तो भाई बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आपने अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो अपनी पुरानी मेमोरी के बेसिस पर आप बहुत इजीली कर सकते हो। और इसके चॉइस में क्वेश्चन था मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट का। मैंने मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट आपको उसमें बताया था इंपॉर्टेंट वीडियो में। देन कम्स दिस क्वेश्चन, देखो फिर से आ गया। जो हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं वो किस तरीके से रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काम आते हैं, ये पूछा गया है। और इसकी चॉइस में दिया है MOT का डायग्राम। ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया था कि MOT का डायग्राम आपको ज़रूर कर जाना है। इस पर मैंने पूरी वीडियो भी बनाई हुई है कि MOT डायग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं। वो वीडियो आप देख लोगे ना एक बार, आप सारे डायग्राम बहुत इजीली बनाना सीख जाओगे MOT के। इसके बाद आपके लिए है बच्चों के रिव्यूज़। तो देखो जो हमारा मैथ्स वाला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। जो हमारी नंबर ऑफ़ गर्ल्स दी हुई हैं वो दी हुई हैं 6 और जो हमारी सेलेक्टेड गर्ल्स हैं वो हैं 3, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे टोटल बॉयज़ दिए हुए हैं वो है 4 और जो हमें टीम बनानी है उसमें सेलेक्टेड बॉयज़ हैं हमारे 2। तो ये क्वेश्चन जो है ये है फैक्टोरियल से। तो समझो किस तरीके से करेंगे। अगर मैं इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसे कैसे करूँगी, C यहाँ पर लिखूँगी सेलेक्टेड और यहाँ पर लिखूँगी टोटल, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस सिचुएशन को तो मैं लिखूँगी C, यहाँ पर लिखूँगी 2 यानी कि जो सेलेक्टेड है और यहाँ पर लिखूँगी जो हमारे टोटल हैं, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में हमें एक टीम बनानी है, गर्ल्स और बॉयज़ की मिलाकर हमें एक टीम बनानी है। तो मैं इसको क्या करूँगी, इन दोनों को करूँगी मैं मल्टीप्लाई। अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, कोई भी फैक्टोरियल वाली चीज़ होती है इसे हम फैक्टोरियल के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं, अब देखो हमें जो फाइनली जो हमें नंबर ऑफ़ वेज मिलेंगे
नंबर ऑफ वेज मिलेंगे जिसमें हम इसे अरेंज कर सकते हैं। वो कैसे मिलेंगे? 6c3 इंटू 4c2। अब इसे सॉल्व कैसे करूँगी? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये क्या होता है असल में? n का मतलब है जो हमारी टोटल वाली चीज़ है और r का मतलब है जो हमारी, अब यहाँ के अकॉर्डिंग कहूँ तो जो हमारी सेलेक्टेड चीज़ है। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला जो कहीं भी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कैसे करूँगी? अगर मैं इसके लिए यूज़ करूँगी तो n की जगह लगाऊँगी 6 और जो r है उसकी जगह लगाऊँगी 3, पहली चीज़। इसी तरीके से इसमें n की जगह लगाऊंगी 4 और r की जगह लगाऊंगी 2। तो अब मैं इसे सॉल्व किस तरीके से करूंगी? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं? जब भी हमें फैक्टोरियल दिया होता है तो हम 1 तक जाते हैं। जैसे अगर हमें 6 फैक्टोरियल दिया है तो इसे हम क्या लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 1 तक जो भी हमारे नंबर आएंगे सबको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक मैं इसे रोक देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे भी 3 फैक्टोरियल दिख रहा है तो मैं उसे कैंसिल आउट कर सकती हूँ। अपॉन 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में क्या आया? फिर से 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से मैंने इसे लिखा 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक मैंने इसे रोक दिया। नीचे भी 2 फैक्टोरियल, फिर 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। अब मैं क्या करूँगी? 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। फिर क्या करूँगी? अब देखो 3 वाले को यहाँ पे भी खोल सकती हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही 2 इंटू 1। तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, अब कैंसिल आउट करते हैं। 3 2 6 कैंसिल आउट एंड दिट्स 2। तो 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 ये हुआ हमारा आंसर। 20 एंड 6 इक्वल्स टू 120। यानी कि इसका जो आंसर होगा, नंबर ऑफ़ टोटल वेज होंगे वो कितने होंगे? 120 होंगे। आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपका आंसर डिफरेंट आया हो या सेम आया हो तो मुझे टैली करना, कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था वो था आर और एस कॉन्फ़िगरेशन का। तो देखो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं हम? जैसे ये कार्बन है, इस पे हमारे 4 एटम लगे हुए हैं तो चारों एटम को हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा यानी कि 1, देन आता है ब्रोमीन, देन आता है क्लोरीन और लास्ट में आता है हमारा फ्लोरीन। अब हम इसमें आर और एस कैसे डिसाइड करते हैं? हम 1 2 3 को देखेंगे। ठीक है, 1 से 2 की तरफ यानी कि इधर, और 2 से 3 की तरफ यानी कि इधर। तो जो हमारी चक्की घूम रही है वो कैसे घूम रही है? लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। आप घड़ी के हिसाब से देखो, इजीली याद करोगे कि घड़ी हमारी इस तरीके से घूमती है, लेकिन ये जो घूम रही है ये उल्टी डायरेक्शन में घूम रही है घड़ी के, तो इसे कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने पढ़ा था क्या होता है? एस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से हमारी जो ई और जेड है वो कैसे देखते हैं? ई और जेड के लिए पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसमें पढ़ना। बाकी मैं यहाँ समझाती हूँ कि एक एक कार्बन करके देखते हैं। इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर किसको प्रायोरिटी मिलेगी? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, है ना। किसको प्रायोरिटी देंगे? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। तो अब देखो पहले वाले, इस वाले कार्बन पर देखो, क्लोरीन और CH3 में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? क्लोरीन का। मतलब CH3 पूरा नहीं देखेंगे, केवल देखेंगे कार्बन। तो कार्बन और Cl में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा? Cl का। इसी तरीके से इस कार्बन में हाइड्रोजन और Br में से किसका ज़्यादा? Br का। तो इसको भी प्रायोरिटी। अब दोनों प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो हैं वो एक ही जगह प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा Z। एक ही जगह से मतलब है सेम साइड। जो हमारे प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है? सेम साइड प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? Z हो गया। तो
तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। MICR, OMR और OCR के बारे में पूछा था, वेरी शॉर्ट में पूछा था। आपको वर्ड लिमिट ऑलरेडी बताई हुई है तो ज़्यादा बहुत लंबा नहीं लिखना था। तो MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। किसके काम में आता है? डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के काम आता है। स्पेशली ये बैंक्स में यूज़ होता है, जो हमारे बैंक होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होता है। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, इसकी जो फुल फॉर्म है। अब ये कहाँ काम आता है? आपने देखा होगा जो हमारे कई पेपर्स होते हैं, वो जो MCQ वाले पेपर होते हैं, वो OMR शीट पर हम उसके आंसर फिल करते हैं। जैसे उसमें हमें 4 गोले इस तरीके से दिए हुए होते हैं और उनमें से एक हमें चूज़ करना होता है अपने आंसर की तरह, उसे पूरी तरीके से फिल करना होता है। तो OMR हमारे पेपर में काम आता है, मतलब क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में काम आता है। और जो हमारा OCR होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर देती है। और स्पेशली ये किसके काम आती है? ये काम आती है हमारे रिटन डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो हमारे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, और जो हमारे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, मतलब उनमें उनको एक दूसरे से अलग करने के काम आती है। तो ये था पूरा हमारे BSc पेपर का एनालिसिस। आपको और भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे के पेपर के लिए पढ़ाई कीजिए अच्छे से। कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।